देखो हमने कल दो फॉर्मूलाज निकाल लिए थे, ठीक है। मेरा पहले ये बता दो मुझे जेड का फॉर्मूला क्या आया था, कैसे याद करवाया था मैंने, जल्दी बोलो। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का कैसे फॉर्मूला याद था? बेटा पिछली क्लास अभी अपलोड नहीं हुई, कल वो ना टेक्निकल जो सर होते हैं ना जो अपलोड करते हैं वो कल आए नहीं थे, ठीक है। तो आज हो जाएगी वो, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मेरा जेड का फॉर्मूला क्या होता है? √2 यू, याद है इतना, कैसे मैंने याद करवाया था? फिर एरिया हो जाएगा और फिर इंटू एन स्टार हो जाएगा। बोलो इतना सबको क्लियर है? बोलो हाँ या नहीं, इतना क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है इतना? बोलो भाई। ठीक है, तो मेरा ये बता दो लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा का फॉर्मूला मेरा क्या था? यू बाय जेड था। बोलो हाँ या ना, यही था। तो यू बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और जेड क्या हो जाएगा? √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए? ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो मेरा लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन गया? 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार। बोलो सपोज क्लियर है? ये फंडा सबको क्लियर है? बोलो ये फंडा सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो मेरा एक लैम्डा का फॉर्मूला आ गया। लैम्डा मेरा क्या है? मीन फ्री पाथ। तो ये रट्टा नहीं मारना, ठीक है। ये रट्टा नहीं मारना, बस जेड और यू को डिवाइड कर देना, यू और जेड को, मेरा लैम्डा आ जाता है। बोलो क्लियर है? अब एक ध्यान से बात सुनना मेरी, ध्यान से बात सुनना। मेरा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। बेटा ये फॉर्मूला याद अपने आप हो जाएगा, ये याद रखो, ठीक है। वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी लैम्डा होता है। तो फिर वैल्यूज पुट करके निकाल लेना। ऊपर वाला तो मैंने तुम्हें याद करा ही दिया था, ये जेड कैसे याद करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया था। हमारा वेक्टर सम ऑफ यू इंटू एरिया इंटू एन स्टार। एन स्टार क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मेरा पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। बोलो आया था ये? बहुत बढ़िया। देखो अब देखो, मेरा पीवी क्या होता है? पीवी को मैं लिख सकता हूँ n/n इंटू आर टी। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ ऐसे। तो मैं ये na को इधर ले जाऊं, v को इधर, तो na इधर आ गया, n/v इधर आ गया। बोलो यही बनेगा। अब मुझे बता दो n/v को मैं क्या बोल सकता हूँ, जल्दी बोल दो। n/v का क्या नाम हुआ? एन स्टार। बोलो हाँ या ना, एन स्टार आर टी लिख सकता हूँ। बोलो, तो मेरा एन स्टार क्या हो गया? P(NA/RT)। रट्टा नहीं मारना, बस समझ के खुद करोगे तो अपने आप हो जाती है ये चीज, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, P/R/NA लिख सकता हूँ मैं इसको। बोलो Na को मैंने इसके नीचे लिख दिया, लिख सकता हूँ। R/NA क्या होता है मुझे बता दो, R/NA क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो K/K × T, ठीक है। K मेरा क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एन स्टार की वैल्यू क्या आ गई? P/KT। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है? तो बस यहाँ पर पुट कर दो इसका एन स्टार की वैल्यू, एक और फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा का, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वेयर इंटू पी और यहाँ पर के टी। बोलो सबको क्लियर है? ठीक है, रट्टा नहीं मारना, अपने आप तुम 1 सेकंड में निकाल सकते हो। तुम्हें बस इतना याद रखना लैम्डा क्या होता है? वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। आगे वाला तुम उसी टाइम पर भी निकाल सकते हो, रट्टा मत मारना। बोलो क्लियर है? बोलो हाँ या ना, बोलो। यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेन चीज है वो अब आ रही है, ठीक है। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ? लैम्डा मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T/P पे हुआ। बोलो हाँ या ना, दिख रहा है ये T और P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरा जो λ1/λ2 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? T1/T2 इंटू P2/P1। बोलो हाँ या ना। अगर मुझे दो का रेशियो निकालना तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि मेरा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तुम खुद सोच सकते हो, ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर मेरे दो बंदे यहाँ खड़े हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं इसे प्रेशर लगाऊंगा तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होगा, इनडायरेक्टली उनका मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो होता है मीन फ्री पाथ। बस एवरेज लेते हैं तो वो दूर दूर थे वो पास आ जाएंगे। तो मतलब क्या होगा? जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना लैम्डा बढ़ जाए, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। अगर दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो मेरा लैम्डा बढ़ जाएगा। बोलो समझ गए कैसे? याद समझ रहे हो? मतलब वो क्या है, समझ गए? बोलो
बोलो, ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल है बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बेटा देखो, मान लो ये मेरा बीकर है, ठीक है, यहाँ पर मेरे मोलिक्यूल्स है, मोलिक्यूल्स। अगर मैं इस पे प्रेशर लगा दूं तो ऑब्वियस सी बात है मोलिक्यूल्स पास आएंगे। और मेरा जेड होता क्या था, जेड यही तो होता था उन दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस। तो अगर मैं उन दोनों को प्रेशर लगाऊं तो पास आएंगे, पास आएंगे तो लैम्डा कम हो जाएगा। तो मतलब कि जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ लैम्डा कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, दूर दूर भागेंगे। जब दूर दूर जाएंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मेरा मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लैम्डा बढ़। ठीक है, तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। बोलो क्लियर है, अब क्लियर है सबको, बोलो बोलो। ठीक है, अब बात करते हैं हम जेड की। ठीक है, अभी तो हमने लैम्डा की बात की, जेड की भी कर लेते हैं। कैसा फॉर्मूला याद किया था, देखो, √2 इंटू यू, ऐसे याद रखना, ठीक है, इंटू पाई सिग्मा इंटू एन स्टार। अब तो याद ही हो चुका होगा बिल्कुल, मैंने तुम्हें ऐसे समझा दिया, डेरिवेशन ही जैसे हमने की हो। ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। मुझे अच्छे से क्या चीज पता चल गई है, ध्यान से बताना। जो मेरा एन स्टार आया है, एन स्टार जो पीछे आया था उसका फॉर्मूला क्या आया था, एन स्टार का, एन स्टार का फॉर्मूला क्या आया था, पीछे दिखा देखो। एन स्टार मेरा किसके इक्वल था, पी इंटू एन ए बाई आर टी। देखो यही तो था, मतलब कि एन स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है और इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है। बोलो हाँ या ना, देख रहे हो, एन स्टार मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, जो एन स्टार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाओ वापस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी। बोलो, लिख सकता हूँ, जस्ट उसका उल्टा है, या ऐसे याद रखना, जस्ट उसका उल्टा है। पहला याद रखो, दूसरा जस्ट उसका उल्टा है, एन स्टार। और मेरे तुम ये बता दो यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, √t के होता है। याद करो यू क्या होता है, √8 RT/πm होता है। तो अगर मैं सारा चीज कांस्टेंट रखता हूं तो मेरा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t होगा। बोलो होगा, होगा ना। तो अब इन दोनों को समझो और यहां पर अप्लाई कर दो। यू के मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्टार के मेरे ये है, तो मेरा जेड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, p/√t। बोलो समझ गए, देखो p तो है ही, √t से √t कैंसिल हो जाएगा, नीचे √t, तो मेरा जेड का बन जाएगा ये। समझ रहे हो, बोलो। रट्टा मारोगे तो कभी याद नहीं होगा, कंसेप्चुअली चलो, जेड का फॉर्मूला लिखो, यू इस पर डिपेंड करता है, एन स्टार इस पे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा कि मेरा जेड इस पर डिपेंड करता है। बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है, ऑल क्लियर, बोलो। तो यहां से भी हम क्या बोल सकते हैं, Z1/Z2 इज इक्वल टू P1/P2 फिर √T2/T1। ठीक है, रट्टा कोई नहीं मारेगा, दोबारा बता रहा हूँ, रट्टा मारना बिल्कुल पसंद नहीं, पर मरवाना, और ना तुम्हें पसंद होना चाहिए रट्टा मारना। ठीक है, वो बस बायो में मारा करो और किसी में नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। बेटा यू मेरा एवरेज स्पीड होता है ना, इसमें यू मतलब एवरेज स्पीड वानिया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला √8 RT/πm नहीं होता था, भूल गए क्या। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, हमारा मेजर पोर्शन तो खत्म हो चुका एक तरह से। ठीक है, अगर हम नॉर्मली सोचें, एक छोटा सा पार्ट बचा है, यूडोमेट्री तो अलग ही चीज हो गई। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट बचा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये तुम्हारे इस बार भी पेपर में आया था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आने लगे, पहले नहीं आते थे इस पर बेस्ड, अब बहुत आने लगे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा सिंपल। देखो, मेरे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना, उनके टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आयन डाइपोल, ठीक है, एक होता है मेरा डाइपोल डाइपोल, ठीक है, एक मेरा होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, और अगला मेरा होता है लंदन फोर्सेस। ठीक है, लंदन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोल लो। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, नाम से तुम्हें सबका पता समझ आ जाएगा। हाँ, इंटरमोलिकुलर सॉरी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर न्यूक्लियर कहाँ से लिख दिया मैंने, न्यूक्लियर केमिस्ट्री माइंड में आ रही है। ठीक है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल।
इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, समझ गए? बोलो। बोलो समझ गए? बोलो। और कौन सा होता है? आयन आयन हो गया, ठीक है। आयन डायपोल हो गया, डायपोल 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 इंड्यूस्ड हो गया, आयन इंड्यूस्ड। एक होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, एक और होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। बहुत सिंपल होता है, कुछ भी इतना नहीं सोचना इनके बारे में। तुम्हारे 5 तरीके के होते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, एक मेरा आयन आयन भी होता है, आयन आयन, लेकिन वो इंटरमोलिकुलर नहीं होता, वो इंटर क्या होता है, एटॉमिक होता है। समझ रहे हो ना? हम क्या करते हैं, दो आयंस को जब जोड़ते हैं, ठीक है, वो तो हमारा केमिकल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको इस कैटेगरी में नहीं लेते, हम इंटरमोलिकुलर मतलब जो मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होते हैं उनकी बात करते हैं। समझ रहे हो इतनी बात? बोलो, समझ रहे हो? ठीक है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आयन डायपोल की, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें समझना, लिखने वाला ऐसा कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझना है। आयन डायपोल होता क्या है इसके अंदर? देखो, मान लो मेरा एक बीकर है, ठीक है। मान लो मेरा एक बीकर है, ये मेरा बीकर है, ठीक है। बीकर में मेरे पानी बैठे हैं, आनंद आनंद से पानी के मोलिक्यूल्स नहा रहे हैं अपने अंदर ही, ठीक है। आनंद से इसके अंदर पानी के मोलिक्यूल सारे वो नहा रहे हैं एक दूसरे मजे से, ठीक है। अभी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, मैंने बाहर से मान लो NaCl डाल दिया, NaCl, ठीक है। जब ये अंदर आएगा तो Na प्लस और Cl नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। बोलो हाँ या ना? ऐसे रहेगा। होता क्या एक्चुअली में, अगर मैं इसको जूम इन करूं, ठीक है, जूम इन कैसे करते हैं इसको, जूम इन का सिंबल क्या होता है, मान लो मैंने इसको जूम इन कर दिया, ठीक है, मैं जूम इन कर रहा हूँ, तो अंदर मैं क्या देखता हूँ, जब Na प्लस है ना, Na प्लस के चारों तरफ मेरे पानी के मोलिक्यूल्स ऐसे अरेंज हो गए जैसे उसको खा जाएंगे अभी। मतलब कि जैसे होता है ना कि भाई तुम मेरे एरिया में क्या आ गए, ठीक है, ऐसे मोलिक्यूल्स खड़े हो जाते हैं, ये सारे H होते हैं, ऐसे उसको घेर लेते हैं, ठीक है। और जो Cl है, Cl नेगेटिव जो होता है उसको भी घेर लेते हैं, लेकिन Cl नेगेटिव के सामने कौन आ जाता है, H प्लस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अपोजिट चार्ज वाला अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बना देता हूँ चिड़िया टाइप का, ऐसा। तो यहाँ पर मेरा हो क्या रहा है, मेरे यहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है। कैसे इंटरेक्शन है? आयन और डायपोल, H2 एक डायपोल है, ये मेरा एक आयन है, तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन हो जाती है, इसको हम आयन डायपोल नाम दे देते हैं। बोलो सबको क्लियर है? लिखना कुछ नहीं है, बस समझना है कि होती क्या है, ठीक है। तो मतलब लिखना चाहो तो लिख लो, द इंटरेक्शन बिटवीन एन आयन एंड अ डायपोल इज आयन डायपोल इंटरेक्शन। कोई लिखना चाहता तो लिख लो, बाकी ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। इसी को इंग्लिश को इसको दो वर्ड्स को ही एक सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। अगला मेरा कौन सा होता है? अगला मेरा होता है डायपोल डायपोल, ठीक है। अगला मेरा क्या है? डायपोल डायपोल। इसमें मेरा क्या होता है, दो डायपोल्स, जैसे मान लो मेरा कौन है, HCl है मान लो, या HF मान लो, कोई भी मान लो, ठीक है। मान लो मेरा HCl ही मान लो, या HF मानो, ठीक है। मान लो ये HF ही मान लो, ठीक है, मेरा HF है, ये मेरा HF, कोई भी मान लो, ठीक है। इसमें मेरा क्या होगा, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन तो भाई तुम्हें पता है दुनिया में जाना जाता है भूखा मरी के लिए, ठीक है। सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है, बेचारा ही गरीब हो जाता है। और जो पड़ोसी वाला है, इसमें भी सेम केस होगा, F नेगेटिव तो जाना ही जाता है कि भाई किसी को भी गरीब करने के लिए, ठीक है। तो होगा क्या, जब इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होते हैं तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन बन जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? बोलो हाँ या ना? बोलो समझ गए? ठीक है। देखो, अगर मेरे ये दोनों डायपोल नॉन रोटेटिंग है, नॉन रोटेटिंग, ठीक है। अगर ये डायपोल नॉन रोटेटिंग है, ध्यान से सुनना, अगर ये डायपोल नॉन रोटेटिंग है तो इनमें जो फोर्स होता है, ठीक है, इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, हाँ, जो मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इसी का एक टाइप होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप है डायपोल डायपोल का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, स्पेशल टाइप है इसका, ठीक है। इसको इसलिए हम इसको अलग ही रख देते हैं कई बार, ठीक है। तो अगर नॉन रोटेटिंग होता है तो मेरा जो इंटरेक्शन होता है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/3 के, ठीक है। ये याद रखना, इस बार तुम्हारे पेपर में आया था ये, ठीक है। और रोटेटिंग के केस में अगर मान लो दोनों डायपोल्स रोटेट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ऐसे रोटेट तो करते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर ये रोटेटिंग डायपोल्स है
तो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁵ की। बेटा ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार इन पे क्वेश्चन पूछे जाने लगे, तो ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए? बोलो बोलो, समझ गए? ठीक है, और इसके अंदर हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो ध्यान से सुनना, इसमें भी लिख लो साथ साथ। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁵। ठीक है, 5 बेटा, 5। ठीक है, समझ गए? बोलो बोलो, क्लियर है? जल्दी बोलो। ठीक है, अगला मेरा कौन सा होता है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अगला कौन होता है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। पराग बेटा, डाइपोल डाइपोल का मतलब कुछ नहीं है। एक मेरा डाइपोल है, वो दूसरे डाइपोल के साथ बेटा केमिकल बॉन्डिंग तुम पढ़ चुके हो, अभी भी तुम्हें डाइपोल का मतलब नहीं पता क्या? केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा पूरा हो चुका है, डाइपोल मोमेंट में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वो तो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। बेटा जब मेरे जो मॉलिक्यूल्स है ना रोटेट नहीं कर रहे, पराग बेटा रोटेटिंग का मतलब है, देखो ये मान लो HF का मॉलिक्यूल है, मान लो, तो ऑब्वियस सी बात है HF का मॉलिक्यूल लीनियर होता है, तो वो रोटेट कर सकता है ना। ऐसे रोटेट करते रहते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन होते रहते हैं। ठीक है, अगर वो रोटेट कर रहे हैं तो अलग हमारा फोर्स इंटरेक्शन। मान लो अगर मैं रोटेट नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, अगर मैं घूमता जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई इंटरेक्ट करना चाहे, मेरा हाथ पकड़ना चाहे, तो ऑब्वियस सी बात है वो इतने अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा अगर मैं घूमता जा रहा हूँ। अगर मैं खड़ा रह गया, फिर मेरा ज्यादा इंटरेक्शन हो सकता है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगली बात लिखो। अगला है मेरा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में सोचो क्या हो सकता है। मान लो मेरा एक आयन आ गया, आयन, ठीक है, मान लो नेगेटिव चार्ज आयन है, कोई भी मान लो ये नेगेटिव चार्ज आयन है। यहाँ से मेरा आई टू का मॉलिक्यूल टहलते हुए जा रहा था, आई टू का मॉलिक्यूल टहलते हुए जा रहा था, मतलब मजे से अपना घूम रहा था। सामने उसको दिख गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कैन बी कंपेयर टू अ सुंदर कन्या। ठीक है, और ये अ मैरिड कपल। अगर मैरिड कपल है ये सुंदर कन्या, तो इसका मन ललचाया, इसका मन ललचाया, इसने कहा भाई मुझे तो भाई सिंगल दिखना है, तो उसने क्या किया, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये चाहता है मैं पॉजिटिव हो जाऊं। ठीक है, पॉजिटिव हो जाऊं ताकि ये मेरी तरफ देखे। तो ये पॉजिटिव होने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन इसको भेज देगा, कहेगा भाई तू रख इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तू इलेक्ट्रॉन रख, मैं तो भाई पॉजिटिव बनना चाहता हूँ। और जैसे ही पॉजिटिव बनेगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। जैसे इंटरेक्शन होगा, इस टाइप के हम इंटरेक्शन को क्या बोल देते हैं? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। बोलो, समझ गए? समझ गए? मतलब कि सुंदर कन्या ने आके उनकी मैरिड लाइफ खराब कर दी। ठीक है, समझ गए? देखो चलो अगला पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? ये सबको समझ आ गया? ठीक है, तो लिखना बेटा इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। बस क्या होता है, आयन है और डायपोल है, वो इंड्यूस कर रहा है कुछ। ठीक है, तो मतलब कि एक आयन ने डायपोल में इंडक्शन कर दिया, बस इतना समझना होता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, और ध्यान से सुनना, इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब क्या होता है? ये पहले डायपोल नहीं था। इंड्यूस्ड डायपोल मतलब है हमने एक नॉन पोलर कंपाउंड में डायपोल इंड्यूस किया है। ठीक है, अगर ये डायपोल होता तो आयन डायपोल का केस बन जाता। आई2 तुम्हें अच्छे से पता है नॉन पोलर होते। ठीक है, अगले पर चले। बोलो अगले पे चले। अगला मेरा कौन सा है? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ध्यान से सुनना, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान से देखो। मेरा एक डायपोल है, ठीक है, जिसने दूसरे में इंड्यूस कर दिया, एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, मेरा कौन सा एग्जांपल है, कोई भी मान लो, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मतलब खाली। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा ए बी मॉलिक्यूल ये हो। ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या करना है, अब एक डायपोल लेना है और दूसरे में इंड्यूस करना है डायपोल। मतलब क्या हो गया, एक तो मेरा डायपोल होगा, मान लो कोई ए बी है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो, आवाज नहीं आ रही? ठीक है, आवाज यार नहीं आ रही, जल्दी बोलो। अब ठीक है, अब तो ठीक है, बच्चे कह रहे हैं अब ठीक है। अब आ रही है, चलो देखो, अब ध्यान
तो देखो ये मेरा ए बी मोलिक्यूल है मान लो, ठीक है। ए बी मैं दिखा रहा हूँ, मतलब क्या हो गया, डिफरेंट मोलिक्यूल है, डिफरेंट है, तो एक डायपोल है, बोलो हाँ या ना। ये डायपोल मान सकते हो इसको, ए बी कोई मोलिक्यूल है, ठीक है। अब मैंने दूसरा कोई मोलिक्यूल ले लिया, ठीक है, मान लो मैंने कोई भी नॉन पोलर का ले लिया, ठीक है, मान लो मैंने कोई बीबी ले लिया, बीबी ले लिया, या मैंने कोई एक नोबल गैस ही ले ली, ठीक है, मेरी एक नोबल गैस भी हो सकती है, मान लो कोई नोबल गैस है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है मान लो, ठीक है, नॉन पोलर है पोलर है। तो जब ये आगे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी तरफ नेगेटिव है, तो इसका मन ललचाएगा, मन ललचाएगा तो भाई कहेगा नेगेटिव आ गया, मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तू ले ले, ठीक ठीक है। तो जहां पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन होगी, ऐसा हो सकता है, बोलो हाँ या ना। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, हो सकता है ना, ठीक है। या नोबल गैस आ गई मान लो, नोबल गैस के साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये मेरा ए बी था, ठीक है, यहाँ पे मेरे सारे क्या थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नोबल गैस मान लो, तो नोबल गैस क्या करेगी, इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए सारी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ भेज देगी, ताकि इस तरफ पॉजिटिव आ जाए, इस तरफ नेगेटिव, तो यहाँ पर इंटरेक्शन। बोलो समझ गए, तो मतलब क्या होगा, नाम में ही राज छुपा हुआ है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब कि डायपोल ने डायपोल इंड्यूस किया। बोलो सब समझ गए, बोलो समझ गए, क्लियर है, बोलो, ठीक है। ये भी 1/r⁴ पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट है, ठीक है, जिसको हम लंदन फोर्सेस भी बोल देते हैं, ठीक है, लंदन फोर्स भी इसका नाम होता है। वैसे इसका नाम अगर हम ध्यान रखें तो समझने के लिए आयन डायपोल, वो इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इस लाइन से तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि एक इंस्टेंटेनियस पर डायपोल बना होगा, उसने दूसरे के अंदर इंड्यूस कर दिया होगा डायपोल, यही समझ आ रहा है, बोलो, यही समझ आ रहा है, बोलो। मतलब एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो को मेरा ये जनरली नोबल गैस दिखाती है, ठीक है, मान लो ये नोबल गैस है, या कोई भी जनरली दिखा सकता है, जनरली ये नोबल गैसेस के लिए होता है, होता सब में है, अब मैं नोबल गैस का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मान लो कोई मेरी नोबल गैस है, ठीक है, मेरी कोई नोबल गैस है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, बोलो ऐसे घूम रहे हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं ना, मतलब ये अपनी जगह पर नहीं रहते, घूमते रहते हैं। मान लो जिंदगी में उसकी एक ऐसा टाइम आ सकता है सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाए, हो सकता है ना, इंस्टेंटेनियस टाइम, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कह रहा हूं मैं, वैसे तो इधर उधर घूम रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा उसकी जिंदगी में जब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ इकट्ठी हो गई है, आता है हमेशा, बहुत बार आता है, मैं तो जिंदगी की बात ज्यादा बड़ी कर दी, ठीक है। तो अब दूसरी नोबल गैस थी, पहले दोनों नॉन पोलर थे, यहाँ पर इंस्टेंटेनियसली एक डायपोल इंड्यूस हो गया, पहले नहीं था इसमें, एक एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक डायपोल इंड्यूस हुआ, तो जैसे यहाँ पर डायपोल इंड्यूस हुआ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना, आएगा। अब जैसे ही इस पे नेगेटिव आएगा, दूसरे का मन ललचाएगा, दूसरे का मन क्या करेगा कि भाई मैं इधर पॉजिटिव ले आऊं ताकि मैं इंटरेक्ट कर सकूं, ठीक है, ताकि मैं इसका गुलू गुलू कर सकूं, तो ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पीछे की तरफ भेज देगा, ठीक है, पीछे की तरफ भेज देगा, तो इसका डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव या, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, ऐसे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डायपोल फोर्स या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। बोलो सब समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो, क्लियर है बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, मेरा देखो ध्यान से सुनो, मेरा एक कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, ठीक है, मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, मान लो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हीलियम गैस का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या एटम बोल लो, ठीक है, ये घूमने जा रहे थे, ठीक है, मान लो मैं नोबल गैस की बात कर रहा हूँ, घूमने जा रहे थे बेटा, वही r⁴ होती है इसके साथ भी, ठीक है, तो ये घूमने जा रहे थे, एक टाइम पर ऐसा आया कि सारी इलेक्ट्रॉन ना, अभी तो ये चारों तरफ घूम रहे थे, ऐसे थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब एक टाइम ऐसा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इस तरफ हो गई, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है ना एट एनी पॉइंट, यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो दूसरा मॉलिक्यूल था उसने देखा कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इधर होगी सारी, मतलब कि पलड़ा भारी है इधर नेगेटिव चार्ज का, और जैसे एक तरफ उसको नेगेटिव चार्ज का पलड़ा भारी दिखता है, दूसरे मॉलिक्यूल में उसी टाइम पर वो चाहता है मैं इधर पॉजिटिव चार्ज कर लूं, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पीछे भेज देगा, तो जैसे ही पीछे भेजेगा यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, समझ गए, बोलो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन सारे जो हमने अभी पढ़े हैं ना, इन सारे ये जो पांचों पढ़े, पांच पढ़ लिए ना, आयन वाले को छोड़ के इन सबका एक और नाम होता है वंडरवॉल फोर्स, मतलब इसको वंडरवॉल ने किया था, ठीक है, ये सारे वंडरवॉल फोर्स है, आयन वाला नहीं है, क्योंकि उसमें आयन ने आके
सारा काम खराब कर दिया, ठीक है। इन सबको हम वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं क्योंकि ये सारे फोर्सेस वंडरवॉल ने डिस्कवर किए, आयन वाला नहीं, इन चारों, ठीक है, जिसके अंदर आयन का नामो निशान नहीं है। समझ गए? बोलो ऑल क्लियर, बोलो क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इन सबको ऑर्डर में लगाऊं, ऑर्डर में ध्यान रखना, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा मेरा आयन डाइपोल, ऑब्वियस सी बात है, उसमें आयन आ गया तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ बेटा, आयन वाला नहीं होगा, आयन वाला नहीं होगा, आयन वाला हटा देना, आयन वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जिसमें आयन नहीं आ रहा वो होगा, ठीक है। तो जिसके अंदर आयन नहीं है वो वाले वंडरबल फोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा आयन डाइपोल, सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर उसके बाद मेरा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ध्यान से सुनना, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और लास्ट में मेरे कौन होता है, लंदन फोर्स। लास्ट में कौन होता है, लंदन फोर्स। बोलो सब वो क्लियर है? फटाफट नोट डाउन कर लो, ये ऑर्डर है उनकी स्ट्रेंथ का, ठीक है, मतलब कि स्ट्रेंथ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, ठीक है। अब ये बेटा लंदन फोर्स कुछ भी नहीं है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, एक टाइम पर इंस्टेंटेनियस एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, तो उसने दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी, दूसरी तरफ भेज दी, ताकि ये दोनों इंटरेक्ट कर पाए। लंदन फोर्स का मतलब ये है कि वो दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, दोनों नॉन पोलर थे, लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ आई, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसने दूसरे में पोलैरिटी डेवलप कर दी, ठीक है। आगे बढ़े, अब ध्यान से सुनना, ये जो मेरे लंदन फोर्सेस है ना, लंदन फोर्सेस, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। देखो सबसे पहला मेरा फैक्टर क्या है, साइज, ठीक है, ये चीजें थोड़ी बहुत समझ लो, ठीक है। जैसे मेरा CH4 है, SiH4 है, GeH4 है, इनमें अगर मैं बोलूं लंदन फोर्सेस ज्यादा किसमें होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। समझ रहे हो? तो लंदन फोर्सेस का ऑर्डर ये हो गया, रीजन क्या है, साइज, ठीक है। छोटी छोटी बातें, ऐसे लंदन फोर्सेस पे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं, आ भी सकता, ठीक है, समझ गए? जैसे ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये समझ रहे हो? बोलो बोलो, समझ रहे हो? ठीक है, मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं, एक मेरा मॉलिक्यूल ये है और एक मेरा मॉलिक्यूल ये है, तो लंदन फोर्सेस ज्यादा किसमें होंगे, लंदन फोर्सेस ज्यादा किसमें होंगे, पहले में दूसरे में? आंसर है इसमें, क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरे लंदन फोर्सेस है ना, लंदन फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ध्यान रखना, ये मैंने डायरेक्टली बता दिया क्योंकि हमें बस फैक्टर पता होना चाहिए। तो लंदन फोर्सेस ये तीनों चीजें पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बोलो क्लियर है? सरफेस एरिया, साइज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी में हो गई तो ये भी फैक्टर छोटे पड़ जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो जाता है, ठीक है, समझ गए? बाकी वो इतना पूछेगा नहीं, हमें तीनों चीजों का बस देखना, ठीक है। लंदन फोर्सेस की बात नहीं, सॉरी, ध्यान से सुनना, मैं ये जो फैक्टर बता रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट के, इनडायरेक्टली बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लंदन फोर्सेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का लिख लेना। वैसे लंदन फोर्स के भी सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट लिखो, वो बेटर है। समझ गए? बोलो समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े, फटाफट बोलो, बढ़े जाए आगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले यूडोमेट्री, जिसके लिए बच्चे पागल होते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही चीज है, आज तो मैं समझ आ जाएगा कुछ है नहीं यूडोमेट्री, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, वो यूडोमेट्री। कुछ भी नहीं है उसमें यूडोमेट्री, तो आज तक तुम सोचते आते यूडोमेट्री यूडोमेट्री, कुछ होता ही नहीं है यूडोमेट्री। जिसको मोल कंसेप्ट आता है समझ लो यूडोमेट्री आती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ यूडोमेट्री होती क्या है, ठीक है। ये एक टेक्निक है, ठीक है, टेक्निक है जो किस पर बेस्ड है, एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो लो क्या कहते हैं ये बता दो, पहले पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा मैं यूज क्यों कर रही हूँ यूडोमेट्री, ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे होती क्या है। ये मुझे क्या कहता है, एवोगैड्रो लो क्या बोलता है, जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है या N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो मतलब कि ये पूरा का पूरा इस पर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है,
ये टेक्निक है एक, ठीक है, जो हम यूज कहाँ करते हैं, हम यूज करते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, हाइड्रोकार्बन, ध्यान सुनना, हाइड्रोकार्बन है एक मेरा, ठीक है, मान लो हाइड्रोकार्बन है, या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी मुझे क्या करनी है, इनकी मुझे फाइंड आउट करनी है कॉम्पोजिशन या मोलिकुलर फॉर्मूला। मतलब कि हमें अगर ये चीज निकालनी है तो उसके लिए मैं यूडोमेट्री का यूज करता हूँ, ठीक है, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है जिससे हम निकालते हैं। अब तुम बात बताओ, तुमने मोल कंसेप्ट पूरा पढ़ा है, क्या वहां पर कॉम्पोजिशन और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना नहीं सीखा था तुमने? बोलो, मोल कंसेप्ट में भी तो निकालते हैं, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ज्यादा फर्क नहीं है मोल कंसेप्ट और इसमें। जिसको मोल कंसेप्ट की बिल्कुल डीप में समझ आया ना, वो कर सकता है इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरा मतलब क्या हो गया, होता क्या, ध्यान से सुनो, मान लो मेरा एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उसको मैं बर्न करता हूँ, तो मैं बर्न करूंगा हाइड्रोकार्बन, तो क्या बनता है, जल्दी बता, क्या बनता है मेरा, बोलो। इनडायरेक्टली गैशियस प्रोडक्ट बनते हैं, अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, गैशियस प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, अगर मैं नॉर्मली बोलूं गैशियस प्रोडक्ट बनते हैं जनरली, ठीक है। वाटर को अगर हम हाई टेम्परेचर पे कर लें तो वो भी वाटर वाटर भी गैशियस होता है, ठीक है, अगर मैं हाई टेम्परेचर पे करूं, तो अगर मैं बर्न करता हूं तो मेरे को गैशियस प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मेरा टेक्निक में होता क्या है, एक मेरी ट्यूब होती है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर स्केलिंग होती है, स्केलिंग, स्केल लगा होता है, इसको हम यूडोमीटर बोलते हैं, यूडोमीटर। हर एक बात समझा रहा हूँ मैं, सीधा टेक्निक का क्वेश्चन नहीं करवा रहा, समझा रहा हूँ होता क्या है, ठीक है। होता क्या है, जब मैं किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है गैशियस प्रोडक्ट बनेंगे, बोलो बनेंगे नहीं बनेंगे? जब ये बनेंगे तो हम इस ट्यूब की हेल्प से उनकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कितना वॉल्यूम हुआ, बोलो, निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये बने ही हुआ स्केल, बोलो हाँ या ना, वॉल्यूम निकाल सकता हूँ मैं जो गैशियस प्रोडक्ट बना, बोलो, निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता? अगर यहाँ में स्केलिंग दे रखी है, ये 10 ml 20 30 40 ऐसे ऐसे, तो मैं वहां से जितना भी बनेगा इस ट्यूब के अंदर मैंने रिएक्शन किया अगर, तो वहां पे वॉल्यूम जितनी भी आएगी वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ स्केल से। अगर मुझे इसकी वॉल्यूम पता चल गई, ठीक है, तो मैं इनडायरेक्टली हाइड्रोकार्बन की वॉल्यूम भी पता कर सकता हूँ, वॉल्यूम बोल लो, या इसकी वॉल्यूम पता चल गई, इसके मोल्स पता चल जाएंगे। अगर उससे इन दोनों को यूज करके मैं हाइड्रोकार्बन के बारे में पता कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बोलो हाँ या ना? कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ, कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। कर सकता हूँ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है, मुझे स्टोकियोमेट्री चलानी आती है, अच्छे से आती है। तो अगर मुझे इसकी वॉल्यूम पता चल गई जो बना है गैशियस प्रोडक्ट, तो वहां से मैं मोल्स पता कर सकता हूँ, या डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन की वॉल्यूम भी पता कर सकता हूँ। बोलो क्लियर है अगर वो गैशियस है? बोलो क्लियर है, बोलो, बोलो। जिसको एवोगैड्रो लो नहीं पता वो एक बार सुन लो। एवोगैड्रो लो क्या कहता है, अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी जो वॉल्यूम होगी ना किसी भी चीज की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स होगी। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मेरा N2 है, क्योंकि कई बच्चों ने शायद अभी मोल कंसेप्ट हुआ नहीं है, ठीक है, तो देख लो, ये है, मान लो, मान लो यहां से मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मेरा 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाता है, बोलो हाँ या ना? यही बोलते हैं, बोलो, यही बोलते हैं। अगर ध्यान से सुनना, अगर ये सारे गैशियस है, अगर ये गैशियस है, तो मैं इनको एक और तरीके से बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं इसका एक वॉल्यूम 3 वॉल्यूम H2 के साथ 2 वॉल्यूम अमोनिया बनाएगा। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये नहीं है मोल इक्वल हो गए वॉल्यूम के, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये हो गया जितने मोल्स बढ़ेंगे उतनी वॉल्यूम बढ़ेगी, जितने मोल्स कम होंगे उतनी वॉल्यूम कम होगी, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि मतलब 1 मोल दिया तो मैं उसको 1 वॉल्यूम ले लूंगा, ठीक है। मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू नहीं मानेंगे इसको कोई। समझ गए, बोलो, समझ गए, बोलो। अब मैं तुम्हें कुछ आसान नुस्खे बता देता हूँ, ठीक है, नोट बना के लिख लो इनको, ये नुस्खे हैं तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेंगे इसके क्वेश्चंस करने में। सबसे पहला क्या है, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है, इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन, तो हम उसको कौन सा टेम्परेचर मानते हैं, जल्दी बोलो, क्या मानते हैं हम इसको? रूम टेम्परेचर। तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज कंसीडर्ड। और मुझे बता दो
अगर वो रूम टेम्परेचर है तो उस पे दैट इज जो मेरा वाटर होगा हम उसको कौन सी स्टेट में मानेंगे, लिक्विड स्टेट में। अगर रूम टेम्परेचर है तो लिक्विड होता है ना, ठीक है, तो हम उसको लिक्विड मानेंगे। अगर टेम्परेचर मेंशन्ड है तो तुम देख ही सकते हो, 100 से ऊपर है तो गैस, 100 से नीचे है तो लिक्विड। बोलो समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, समझिए। अगली चीज समझो ध्यान से, अगली चीज क्या है, N2 को हम इनर्ट मानते हैं, N2 इज कंसिडर्ड एज इनर्ट, ठीक है, मतलब हम मान के चलते हैं एज इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर हम उसको इनर्ट गैस मानते हैं, ठीक है, और वो रिएक्ट ही नहीं करेगी, दैट इज इट विल नॉट रिएक्ट, इट विल नॉट रिएक्ट अंटिल इट इज मेंशन, अंटिल इट इज मेंशन, मतलब कि अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया तो हम मान के चलेंगे वो क्या है, नॉन रिएक्टिव। मतलब क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है और रूम टेम्परेचर की इतनी औकात नहीं है कि वो इस बॉन्ड को तोड़ सके, ठीक है, तो हम क्या रूम टेम्परेचर पर इसको इनर्ट मानते हैं। समझ गए, बोलो, ठीक है। अगला एक और नोट है इंपॉर्टेंट बेटा, ये तुम्हारी एक तरह से ना तड़का बना रहे हैं हम, तड़का, ताकि अभी अप्लाई कर सको तुम, ठीक है। O2 को हम हमेशा एक्सेस में मानेंगे, इज कंसीडर्ड एज इज कंसीडर्ड इन एक्सेस। अगर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया तो मान के चलते हैं एक्सेस में, इफ नॉट स्पेसिफाइड। ये तो तीन हमारे तड़के हैं, ठीक है, प्याज टमाटर और अदरक का, ठीक है, तो ये तीनों तड़कों को हम यूज करेंगे जब भी हम यूडोमेट्रिक क्वेश्चन करें। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, क्लियर है, इतना जल्दी बोलो। अब मैं तुम्हें एक चीज पूछता हूँ, तुम मुझे आंसर देना उसका। मान लो मेरे पास ए बी और सी चीज है, ठीक है, मान लो ए बी सी है, ठीक है, मान लो तीन गैसेज है, ध्यान से सुनना। मान लो ये मेरी 80 ml है, 80 ml, ये तीन गैसेज है, 80 ml है, ठीक है। मान लो मैंने ना उसको एक रिएजेंट है, कोई रिएजेंट, रिएजेंट बताऊंगा कौन है, मान लो भी, मान के चलो बस एक रिएजेंट है जिसको मैंने रिएजेंट 1 बोल दिया, उसके अंदर से मैंने पास किया, ठीक है, और जब उस वजह मैंने पास किया, बाद में जो मुझे गैसेज मिली बी और सी मिली। अब मुझे बता दो ए कहां चला गया होगा। ए का मतलब क्या है, गैस ए को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, गैस ए को क्या कर लिया उसने, एब्जॉर्ब। बोलो समझ रहे हो। अगर मान लो यूडोमीटर से मैं ये निकाल सकता हूँ कितना में जो मिला, यूडोमीटर बताएगा ना ये तो। मान लो मुझे 50 ml मिल गया, अब तुम मुझे बता सकते हो कितनी गैस एब्जॉर्ब हुई होगी। बेटा रिएजेंट हम ऐसा यूज करेंगे, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, वो स्पेसिफिक रिएजेंट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं वो बस, ठीक है। तुम बता सकते हो ये कितना एब्जॉर्ब हुआ होगा, कितना वो होगा 30, तो मतलब इनडायरेक्टली मैंने निकाल लिया मेरा गैस ए कितनी थी। समझिए, ये पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ जनरल में कैसे करेंगे हम इनको। मतलब कि रिएजेंट ए ने कुछ एब्जॉर्ब किया, एंड में मुझे पता चला बी और सी है, इसका मतलब क्या हो गया, उसने गैस ए को एब्जॉर्ब किया, और जो गैस ए को एब्जॉर्ब किया वो कितना हुआ वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से उसके बाद जो फाइनल मिला उन दोनों को माइनस कर दो। बोलो समझ गए। अब मान लो मैंने इस सैंपल को रिएजेंट बी से पास किया, बेटा अभी तो मैं जनरल बता रहा हूँ, ये एक्सेस वगैरह कुछ भी नहीं है, ये तो मैं जनरल बता रहा हूँ कि मान लो तीन बंदे थे ए बी सी, उनको मैंने रिएजेंट 1 से पास किया, उसने ए को रख लिया, बाकी दो को जाने दिया, और जो जाने दिया उनका अमाउंट मैं निकाल सकता हूँ यूडोमीटर से। अभी मैंने बताया था यूडोमीटर कैलकुलेट कर सकता है ना, तो अगर पहले 80 था 50 था, तो मतलब गैस ए मेरी कितनी रही होगी, 30। अब मैंने रिएजेंट 2 से पास किया, मान लो मुझे एंड में गैस कौन सी मिली, बी मिली, मान लो मुझे गैस बी मिली, वो भी कितनी मिली, मान लो 20 ml। मुझे बता दो सी कितनी रही होगी, सी को मतलब क्या किया होगा, एब्जॉर्ब, गैस सी एब्जॉर्ब हुई होगी, और वो कितनी हुई होगी, 30 ml। मतलब कि ऐसे करके हमने कैलकुलेट कर लिया, समझ गए। अब देखो मुझे ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी भी पता चल गया, तो इनडायरेक्टली मेरा काम हो गया। मुझे यही तो चाहिए था कि मैं सबकी वॉल्यूम निकाल लूं, समझ गए। अब मैं आराम से क्या स्टोइकोमेट्रिक लगा के सब कुछ सोल्व कर सकता हूँ। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। अब माइंड में आ रहा होगा सर ऐसे रिएजेंट कौन है ये, आइए इन रिएजेंट्स के बारे में जानते हैं। स्पेसिफिक रिएजेंट्स होते हैं जो याद रखने में तुम्हें बता दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये सोलवेंट लिख रहा हूं मैं इधर, ये रिएजेंट्स ही है, ठीक है, मतलब रिएजेंट जो एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, और ये गैस कौन सी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक है, किसी में भी कोई भी लगा मत देना, जो यहाँ लिखे होंगे वही पेपर में भी आएंगे, ठीक है। जैसे KOH है, KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है, SO2 को और Cl2 को, ठीक है।
अमोनियम अमोनियम CuCl2 है, ठीक है, मतलब ये बेसिक वाला CuCl2, ये CO को एब्जॉर्ब करता है, बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन से। टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल ये O3 को करता है। एल्कलाइन जो याद रखना बता दूंगा, पायरागलोल, ठीक है, ये O2 को एब्जॉर्ब करता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो वाटर है वो अमोनिया और HCl को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जो मेरा CuSO4 है, कॉपर सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड, ये H2 को एब्जॉर्ब करता है। बेटा कोई रिएजेंट है, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें कौन सा रिश्ता करना है उसके साथ, रिएजेंट है जो है सो है, ठीक है, समझ गए। तो तुम्हें इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, तुम्हें अभी जब क्वेश्चंस करेंगे समझ आ जाएगा। KOH का ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना, ठीक है, और ये वाला भी ध्यान रखना, ठीक है, और ये वाला, ये तो मस्त चाहिए याद रखना, ठीक है, ये तो पक्का याद रख लेना, समझ गए, बोलो, ठीक है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगले हेडिंग डालो वॉल्यूम चेंज। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ ड्यूरिंग, क्योंकि इसके बाद ही हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, हमें पहले बेसिक्स पता होना चाहिए। ड्यूरिंग गैसियस रिएक्शन, वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग गैसियस रिएक्शन। मुझे बता दो वॉल्यूम चेंज का मतलब क्या होता है। डेल्टा वी अगर मैं निकाल लूं तो मुझे इनडायरेक्टली क्या करना है, व्यू फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही मतलब होता है, बोलो, यही होता है, ठीक है। अगर मेरा इसका साइन आ जाए पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन रही होगी। अगर इसका साइन आ जाए नेगेटिव तो मेरा कंप्रेशन रहा होगा, बोलो हाँ या ना, यही रहा होगा, बोलो, मतलब यही है ना, एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ती है, कंप्रेशन में डिक्रीज होती है तो नेगेटिव आएगा, माइनस करेगा, बोलो क्लियर है। देखो ये तरीका हम लगा सकते हैं, लेकिन हम एक शॉर्टकट भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, सीधी सी बात है, तुम्हें अच्छे से पता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, यही होता है, बोलो, यही होता है। तो अगर मेरे नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर बात हो रही है यहाँ गैसेस की, सिर्फ गैसेस मान के चलेंगे, अगर मेरे नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स ज्यादा है नंबर ऑफ रिएक्टेंट से, तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम मेरी बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर ये मेरे दोनों इक्वल हो जाए तो नो चेंज। अगर मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाए नंबर ऑफ रिएक्टेंट से, तो मतलब वॉल्यूम डिक्रीज, ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरे प्रोडक्ट में ज्यादा मोल्स बन रहे हैं एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, हमें पता है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब मेरी वॉल्यूम बड़ी होगी, क्योंकि भाई प्रोडक्ट में ज्यादा मोल्स आ गए, ज्यादा मोल्स आ गए तो ज्यादा वॉल्यूम होगी, ठीक है, तो वहां पर वॉल्यूम बड़ी होगी। जब मेरे रिएक्टेंट में ज्यादा था इसमें कम हो गए तो मेरी वॉल्यूम डिक्रीज होगी, बोलो इतनी बात समझ गए सब, इतनी बात समझ गए, बोलो, समझ गए, बोलो, ठीक है। मान लो एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरे पास 2NH3 है, ठीक है, गिविंग N2 + 3H2, ठीक है। तो यहां पर तुम देख के बता सकते हो एक्सपेंशन हुआ है कॉन्ट्रैक्शन, अगर मैं नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री से चल रहा हूँ क्या हुआ होगा, एक्सपेंशन। बाकी हम इसको डायरेक्टली इससे भी देख सकते हैं, मैं वॉल्यूम मान लो ये 2V है, तो ये मेरा कुछ भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। मान लो ये मेरा पूरा खत्म हो गया, तो ये कितना बना होगा V, ये बनाएगा 3V, तो मेरा जो डेल्टा V आएगा वो कितना आ जाएगा, 4V - 2V, कितना बन जाएगा मेरा 2V, बोलो समझ रहे हो, वो भी कौन सा एक्सपेंशन वाला, कौन सा एक्सपेंशन। तो चाहे तुम इससे भी देख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 + 1 4, 4 में से 2 गए 2, तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहे हैं, तो वहां से मैं एक्सपेंशन बता सकता, ठीक है, समझ गए। मतलब कि वॉल्यूम तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी, अगर वो बस पूछ रहा है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, H2 + ½ O2 गिविंग H2O है, मान लो, ठीक है। मुझे बता दो ये मेरा अगर V है, ये V/2 होगा, ये कुछ भी नहीं, ये खत्म, ये खत्म, ये V, ठीक है, ये V होगा नहीं होगा, जल्दी बोलो, ये आंसर है, ये तो गैस, ये तो लिक्विड है, मान लो लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है, तो यहाँ पर हम इसको कुछ काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि लिक्विड का तो कोई वॉल्यूम ही नहीं होती, समझ रहे हो, बोलो। तो यहाँ पर मेरा इनडायरेक्टली क्या हुआ, डेल्टा V क्या आ जाएगा मेरा, -3V/2, मतलब नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि मेरा क्या हुआ, कंप्रेशन, बोलो समझ रहे हो।
जो मेरा लिक्विड होता है, लिक्विड की हम वॉल्यूम मान के नहीं चलते क्योंकि वो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू गैस, समझ रहे हो? तो हमें बस गैसेस वाली लेनी होती है यहाँ, ठीक है, वॉल्यूम भी गैस की लेते हैं। बोलो समझ रहे हो? बोलो बोलो समझ रहे हो? अब मैं तुम्हें ना एक और तरीका बताता हूँ। एक तरीका ये तो है ही वॉल्यूम चेंज निकालने का, ये तरीके से बेटर रहेगा जो भी मैं बताऊंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आसान तुम्हें लगेगा, ज्यादा मुश्किल है, ये ज्यादा आसान है स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ये ज्यादा आसान था, ठीक है। नॉर्मली देखने में लगेगा ये आसान है, लेकिन फाइनली जब तुम देखोगे ना तो पता चलेगा वो आसान है, ठीक है। एक फॉर्मूला लिख लो, वो फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम चेंज को हम किससे निकाल सकते हैं? ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, वो वाला तो है ही है, एक और है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में काम आता है, माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। बेटा पराग, वॉल्यूम हमेशा कंप्रेशन में कम, देखो तो बताओ बेटा कैसी बात कर रहे हो? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है। मुझे अगर कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन मतलब क्या हो गया, मेरी फाइनल वॉल्यूम कम आई होगी, मान लो 10 आई, इनिशियल वॉल्यूम कैसी आई होगी 20, मान लो इनिशियल 20 थी, तो कंप्रेशन में मेरी वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, तो नेगेटिव साइन बस ये बता रहे डिक्रीज हो रही है। बेटा तुम उसको वर्क डन से क्यों रिलेट कर रहे हो? वर्क डन की बात नहीं कर रहा मैं, तुम वर्क डन में घुस रहे हो, थर्मो नहीं पढ़ा रहा अभी मैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लोगे? बोलो, अभी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, अभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो ज्यादा आसान है, लेकिन आगे जाके ये आसान लगेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो मेरा ये है, यही ले लो, मान लो N2 लिया मैंने, 3H2 लिया, गिविंग टू अमोनिया, मान लो ये है, ठीक है, मान लो ये है मेरा, ठीक है। तो मान लो मैंने 60 ml लिया, ये मैंने 60 ml लिया, ये मेरा अभी कुछ भी नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। मान लो इसका 40 ml मेरा यूज हुआ, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, तीन अगर एक से करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा 20 ml खत्म हो जाएगा, ये मेरा 40 ml बचेगा, ये भी मेरा 40 ml बनेगा, यही बनेगा, बोलो हाँ या ना। इतनी तो रिएक्शन चलानी आती है ना, तो मतलब इनडायरेक्टली मैंने 60 माइनस 20 किया, विच इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डेल्टा वी निकालता हूँ। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनली मेरी वॉल्यूम कितनी है 80, इनिशियली कितनी थी 60 प्लस 60 कितनी हो गई 120, तो आंसर क्या हो गया -40। एक तो ये हो गया जो हमारा नॉर्मल था। अब इसको अप्लाई करो, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज, कितना रिएक्टेंट यूज हुआ है बताना, रिएक्टेंट मेरा कितना यूज हुआ है, कितना रिएक्टेंट यूज हुआ है बच्चों बताना, बोलो। 60 इसका हुआ है, 20 इसका, 80 माइनस वॉल्यूम ऑफ कितना, प्रोडक्ट कितना बना है 40, तो आंसर ये भी क्या आ गया 40। समझ रहे हो? बेटा साइन की बात नहीं कर रहा, साइन तुम्हें अपने आप दिख जाता है, ये कंपैरिजन है, ठीक है, मतलब मैं बस मैग्नीट्यूड की बात की है। अगर तुम साइन के साथ चाहते हो तो इसको उल्टा लिख देना, ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ कंप्रेशन हुई है, हमने कंप्रेशन के लिए ही निकाला है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि मुझे साइन भी साथ चाहिए तो इसको उल्टा लिख देना, ठीक है। बेटा कुछ भी नहीं, दो फॉर्मूले है वॉल्यूम चेंज निकालने के। एक फॉर्मूला है फाइनल में से इनिशियल माइनस करो, इनिशियल फाइनल मेरी कितनी वॉल्यूम है 40, मेरे बीकर में फाइनल वॉल्यूम ये बची ना 40 बचा, ये 40 बचा, ये बाकी सब खत्म, तो फाइनल मेरी 80 होगी। इनिशियली मैंने ली कितनी थी 60 और 60, तो 80 माइनस 120 माइनस 40 आ गया, माइनस बस ये बता रहा है कि कंप्रेशन हुआ है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। अब जो मैंने फॉर्मूला बताया वो यूज करो, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, कितना मेरा रिएक्टेंट यूज हुआ, ये तो मेरा पूरा खत्म हो गया 60 का 60, और ये कितना यूज हुआ 20, तो 60 प्लस 20 कितना हो गया 80। प्रोडक्ट कितना बना मेरा, प्रोडक्ट खाली ये बना, बना कितना पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, बीकर में कितना है ये नहीं, प्रोडक्ट मेरा मेरा 40, तो 80 माइनस 40 40। अगर साइन के साथ चाहिए, ये बस मुझे मैग्नीट्यूड दे रहा है, दोबारा बोल रहा हूँ, ये कंप्रेशन का मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेशन। अगर तुम्हें साइन में चाहिए तो इन दोनों को एक दूसरे की जगह बदल देना, बाकी हमें पता चल जाता है कंप्रेशन हो रहा है या वो, ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, बोलो समझ गए, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन इस पर कल करते हैं, कल हम थर्मो स्टार्ट कर देंगे, बस ये 10 मिनट का ही बचा है, 10 या 15 मिनट का बचा है, उसके बाद हम थर्मो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बेसिक मैंने तुम्हें तैयार करवा दिया, बस अब 2-3 न्यूमेरिकल करने हैं, वो 2-3 न्यूमेरिकल के बाद तुम्हारा खत्म है चैप्टर, ठीक है। कल बेटा ये दोबारा करवा दूंगा। बेटा सरफेस टेंशन तो फिजिक्स का पार्ट है, वो तो तुम फिजिक्स में पढ़ ही लोगे, हमारे केमिस्ट्री में वो उसका कुछ वजूद नहीं होता इतना। सरफेस टेंशन वगैरह फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसमें तो बस 1-2 लाइनें गिवन है, वो तुम फिजिक्स में पढ़ ही लोगे, वो हमारे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके चलो ठीक है।